हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पता है आपको, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं। सो आगे अब क्वेश्चन नंबर 31 करने जा रहे हैं। 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश टेक्स इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ इनपुट्स सच एज बायर्स इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, द चैनल डिलीवरेबल्स, द वारंटी क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट सच एज सप्लायर रेपुटेशन, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड एस्टीम। देखो, जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग है, यानी जो ये आपकी इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग है, ये वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो कंसीडर करती है जो परसीव्ड वैल्यू कस्टमर को मिलती है जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करता है। ठीक है, अब उसमें कोई वैल्यू परसीव की होगी जब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, वो जो उसको परसीव्ड वैल्यू मिलती है, इसमें प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, वारंटी, कस्टमर सपोर्ट और इवन जो सप्लायर जिससे वो बाय कर रहा है, जो उसका रेपुटेशन है, वो भी इंक्लूसिव होता है। जो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट से और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग से कई ज़्यादा आगे चली जाती है। इसमें बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स हैं। देखो, जो आपका दूसरे टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, ऑक्शन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, इनका जो मेन फोकस है वो जस्ट कॉस्ट या मार्केट डायनामिक्स पे है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका 31st क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग विल बी करेक्ट आंसर। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स द इंडिविजुअल और सेगमेंट विल जनरेट ओवर अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद अ ब्रांड और अ फर्म इज नोन एज। देखो, जो आपकी लाइफ टाइम वैल्यू LTV है, ये एक ऐसा मेट्रिक है जिससे आप एस्टिमेट करते हो टोटल रेवेन्यू जो कस्टमर से आप जनरेट करोगे, यानी कंपनी जो कस्टमर से जनरेट करेगी जितना टाइम कस्टमर की रिलेशनशिप उस कंपनी के ब्रांड के साथ रहेगी। यानी पूरी एंटायर रिलेशनशिप में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है विद द रिलेशनशिप विद कस्टमर, जो उसको जो मैट्रिक आपको मेजर करके बताता है वो होती है लाइफ टाइम वैल्यू। यानी ये फ्यूचर प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं, नॉट जस्ट इमीडिएट सेल्स। यानी इसमें इमीडिएट सेल का कोई लेना देना नहीं, इसमें फ्यूचर प्रॉफिट्स कंसीडर किए जाएंगे। देखो, जो लाइफ लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग टर्म वैल्यू है, ये सारी वेरिएशंस हैं कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट की। लाइफ टाइम वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 33rd क्वेश्चन पे चलते हैं। A charitable trust registered under Section 12AB of Income Tax Act is registered under GST in New Delhi. It provided yoga training to middle-aged people, coaching for basketball to teenager, and skill development services to persons over the age of 65 years residing in New Delhi in the month of July. This trust is liable to pay GST on. देखो, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जिनकी इनकम 20 लाख से पर ईयर एक्सीड कर सकती है, वो जनरली लायबल है, उनको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो जो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल है। देखो, जो योगा और बास्केटबॉल ट्रेनिंग है ये एग्जाम्प्ट है जीएसटी के अंदर, क्योंकि ये एजुकेशनल और हेल्थ केयर सर्विसेज कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो योगा और बास्केटबॉल ट्रेनिंग है ये एग्जाम्प्ट है। ट्रस्ट को इन पे कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, यानी अकेला स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड फॉर द रिलेशनशिप अमंग द एजेंट, द सब एजेंट एंड द प्रिंसिपल। देखो, जो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, ये गलत चीज है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लीगल रिलेशनशिप होती है पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। अब एजेंसी रिलेशनशिप में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होगा, और जो सब एजेंट है उसका कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के साथ होगा, ना कि प्रिंसिपल के साथ डायरेक्टली। जितनी भी ऑप्शंस दी गई हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं वैलिड रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट सेटअप में। बस यही ऑप्शन जो प्राइवेटी या कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज बाय द फर्म, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इम्पोज अ पेनल्टी विच शैल बी नॉट मोर देन। देखो, 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर या इनकम कह लो फर्म की ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब, देखो, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI वो इंपोज कर सकते हैं पेनल्टी अप टू 10% जो आपकी एवरेज टर्नओवर रही है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, उसका एवरेज का 10%। अब ये पता क्यों इंपोज होती है? जब आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हो। अब जो अदर ऑप्शंस हैं उनमें जो
आपको इंफॉर्मेशन रेट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए वो ठीक नहीं है। सो 10% एवरेज टर्नओवर का पिछले 3 साल की पेनल्टी इंपोज की जाती है अगर आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is an exception to doctrine of constructive notice? देखो जो टर्क्वेन रूल है ना, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। यानी जो ये टर्क्वेन रूल है ये कहता क्या है कि जो आउटसाइडर्स है ना वो अज्यूम कर सकते हैं कंपनी के एक्शंस जो है वो वैलिड है अगर कंपनी कंप्लाई कर रही है अपने एमओए और एओ के साथ, इवन अगर उनमें कोई इंटरनल इरेगुलेटरीज हो रही है। सो जो इसमें दूसरी ऑप्शंस दी गई हैं वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शंस नहीं है। मैं आपको बता भी देता हूं। देखो जो डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन है, ये जब इंश्योरेंस होता है ना वो एक क्लेम को पे करता है तो वो स्टेप कर देता है शूज में इन द इंश्योरेंस। यानी कहने का मतलब है, देखो जब इंश्योरर खास करके इंश्योरेंस कंपनी होगी, जब उन्होंने क्लेम का अमाउंट पे कर दिया ना, यानी वो बिल्कुल जैसे अब जो इंश्योर्ड बंदा है यानी जिसने इंश्योरेंस ली हुई थी वो उसके शूज में स्टेप इन कर जाएगा, यानी सारी प्रिविलेजेस वगैरह गुड्स के रिलेटेड उसको मिल जाएंगी, यानी वो रिकवर कर सकता है लॉसेस थर्ड पार्टी के। अब जो आपके डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है ये एक्ट बियॉन्ड दी कंपनीज पावर एज डिफाइंड इन एमओए आर वॉइड। यानी अगर जो कंपनी की पावर्स एमओए या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड है, अगर उससे ज्यादा पावर्स का एक्ट किया जाता है वो वाइड होती हैं। कॉर्पोरेट वेल ये आपके प्रोटेक्ट करती है पर्सनल एसेट जो शेयर होल्डर के होते हैं कंपनी की लायबिलिटी से। सो टर्क्वेन रूल ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। As per the subsection 80 of section 139 of Income Tax Act, a person may furnish an updated return of his income for the previous year from the end of assessment year। देखो जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 है वो अलाउ करता है कि आप एक रिवाइज्ड रिटर्न 24 महीने के अंदर अंदर जब आपका असेसमेंट ईयर खत्म होगा उसके 24 महीने के अंदर अंदर आप एक रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव ऑन करते हैं। Every seller who receives an amount exceeding dash as consideration for sale of a motor vehicle shall collect tax at 1% of sale consideration from the buyer at the time of receipt of such an amount। देखो अगर हम जो करंट जीएसटी रूल्स चल रहे हैं बिल्कुल करंट, अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो जो टैक्स कलेक्टेड टीसीएस एट सोर्स है वो 1% होता है। जो जब आप मोटर व्हीकल को सेल करते हो जिसकी वैल्यू 10 लाख से एक्सीड हो जाती है तो उसका 1% टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अलाउएबल डिडक्शन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस पेड टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो लोअर ऑफ 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, ये करेक्ट आंसर है। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना जो इनका एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है वो 3 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। या तो आपकी 1/5 आपकी बेसिक सैलरी का जितना बनता है, या 5,000 का अमाउंट लगा लो, या जितना आपको असल में एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, इन तीनों में से जौन सा कम होगा उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सो 40th का ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे 41st पे चलते हैं। फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट इज आर्ग्यूड दैट अ लोकेशन इन क्वेश्चन अट्रैक्ट्स एफडीआई बिकॉज इट कंबाइंस द यूनिक एडवांटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो ध्यान से सुनो, जो लोकेशन एडवांटेज है उसके जो फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है आपको, रिसोर्सेज की सप्लाई अच्छी है और मार्केट साइज भी एफडीआई को अट्रैक्ट करती है। इंटरनलाइजेशन एडवांटेज में कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं अब्रॉड ताकि उनको कंट्रोल मिल सके वहाँ के रिसोर्सेज का और मार्केट्स का जो इजीली थ्रू ट्रेड एक्सेसिबल नहीं है। ओनरशिप एडवांटेज में कंपनीज के पास ना यूनिक स्किल्स होती हैं, टेक्नोलॉजी है उनके पास, उनका ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड है जो उनको एक कॉम्पिटिटिव एज दे देता है फॉरेन मार्केट में इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। सो EAD विल बी दी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और नॉलेज एडवांटेज है ये इनका कोई लेना देना नहीं है, ये इनको आप लोकेशन एडवांटेज के साथ टैग ऑन नहीं कर सकते।
कंपनी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकती है रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इवन उनके पास नॉलेज एडवांटेज हो सकती है जिसको वो भी लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल पावर इज द एबिलिटी टू ऑल्टर चैनल मेंबर्स बिहेवियर सो दैट दे टेक एक्शंस दे वुड नॉट हैव टेकन अदरवाइज। फ्रॉम द फॉलोइंग चैनल पावर्स लिस्ट द वंस विच आर सब्जेक्टिव इन नेचर। देखो जो सब्जेक्टिव चैनल पावर्स है उसमें पहले सबसे आती है एक्सपर्ट पावर। अब ये पावर के जो बेसिस हैं वो है नॉलेज और एक्सपर्टाइज जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। रेफरेंट पावर यानी ये वो पावर है जो आपकी एडमायरेशन और आइडेंटिफिकेशन, जो आप यानी आपको आप अपने आप को किस तरीके से इन कंपैरिजन टू दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये होती है रेफरेंट पावर। कोर्सिव पावर, अब ये पावर है थ्रेट्स और पनिशमेंट के बुनियाद पे। अब इसको डिफरेंटली परसीव किया जाता है डिफरेंट मेंबर्स के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर 1 DAC इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो आपकी लीगल और रिवॉर्ड पावर है, अब लीगल पावर आपकी वो पावर है जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन पे बेस्ड है। जो आपकी रिवॉर्ड पावर है ये आपको डिफरेंट ऑफर्स और बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। सो चैनल पावर में एक्सपर्ट, रेफरेंट और कोर्सिव, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 43rd पे चलते हैं। SAFTA साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट categorizes member nations as non-least developed contracting states NLDCS and least developed contracting states LDCS. Identify the NLDSC states from the following. देखो जो नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स NLDCS है, ये जनरली जो ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना रीजन में वो होती हैं। इनमें इंडिया और पाकिस्तान को NLDCS कंसीडर किया गया है साफ्टा के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 EDB इसका करेक्ट आंसर है। अब जो लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं ये वो इकोनॉमीज हैं जो फेस कर रही हैं स्पेसिफिक डेवलपमेंट चैलेंजेस। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इनको ऑफन LDCS कैटेगराइज किया गया, बट जो ये कैटेगराइजेशन है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सो EDB श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर क्रिटिकली सिग्निफिकेंट फॉर एन इन्वेस्टर। देखो जो आपके क्रिटिकल रेशियोज हैं इन्वेस्टर्स के लिए, डेट इक्विटी रेशियो ये आपको फाइनेंशियल लिवरेज और रिस्क बताता है कितना है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपको स्टॉक प्राइस को मेजर करके बताता है इन कंपैरिजन टू कह लो या रिलेटिव टू कंपनी अर्निंग। डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है कितनी प्रोपोर्शन अर्निंग की एज अ डिविडेंड कंपनी पे कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 ABC इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो आपके एसेट टर्नओवर रेशियो और डेट टर्नओवर रेशियोज है ये एफिशिएंसी रेशियोज हैं जो बहुत कम क्रूशियल है, यानी इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपने ओवरऑल इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं दो, कई बार ये इनका स्पेसिफिक एनालिसिस करने में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट ये डायरेक्टली इतना इंपैक्ट नहीं करते। 45th क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय रिड्यूसिंग द सेल्स प्राइस फ्रॉम ₹80 per unit to 78 per unit, the sales manager has succeeded in selling 1000 units more of a product. Which of the following decisive conclusions can be drawn from this? देखो जो आपका सेल्स वेरिएंसेस है, जो आपके सेल्स वेरिएंस हम एनालाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट प्राइस रिडक्शन का इन वेरिएंस एनालिसिस को यूज करके। देखो जो आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है वो फेवरेबल है क्योंकि आप 1000 यूनिट ज़्यादा सेल कर रहे हो, वो पॉजिटिव फिगर है। जो आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस है वो अनफेवरेबल हो गया क्योंकि जब आपने प्राइस रिड्यूस किया उससे क्या हुआ, जो आपका रेवेन्यू पर यूनिट है वो ₹2 पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट्स के पीछे कम हो गया। जो आपका सेल्स एक्टिविटी वेरिएंस है वो डिफिकल्ट है आइसोलेट करना इस सिनेरियो में क्योंकि वो मेजर करता है डिफरेंस एक्चुअल और बजटेड सेल्स वॉल्यूम में। अब ये पता क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स एफर्ट्स के कारण। अब जो आपका टोटल सेल्स वेरिएंस है आप उसको डिटरमाइन डेफिनेटली कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास ओरिजिनल सेल्स टारगेट है नहीं, ना तो आपको टोटल यूनिट सोल्ड न्यू प्राइस पे दिए गए हैं। सो फेवरेबल है हायर टोटल सेल्स और अनफेवरेबल होगा जब आपका टोटल रेवेन्यू कम होगा ड्यू टू प्राइस रिडक्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 BD इसका करेक्ट आंसर है। यानी आप जब दोनों फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंस को एनालाइज करते हो तो आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है सेल्स परफॉर्मेंस आपकी रही कैसी। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देखो जो आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है वो अज्यूम करता है कांस्टेंट सेलिंग प्राइस। जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में। ये कोई इतना ज्यादा रियलिस्टिक चीज नहीं है। लिनियर कॉस्ट इंक्रीज करेगी प्रोपोर्शनली जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। अब ये भी रियलिटी में कई बार सेट नहीं बैठता। कांस्टेंट सेल्स मिक्स एंड इन्वेंट्री लेवल्स, अब जो आपका प्रोडक्ट मिक्स और इन्वेंट्री है वो चेंज नहीं करेगी, ये भी वेरी करती है जब रियलिटी में चीजें होंगी। सो ऑप्शन नंबर 4 एबीडी इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट है ये डिफरेंट सेल्स लेवल जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऊपर नीचे होगा ये साथ के साथ ऊपर नीचे होंगे। 47वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। देखो जो आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं मोस्ट आर इंक्रीमेंटल। अब जो ये है ना इंक्रीमेंटल, इसके जो बेसिस है वो है एग्जिस्टिंग नॉलेज ना कि नई नॉलेज। कमर्शियलाइजेशन ऑफ आइडियाज यानी आप ट्रांसफॉर्म करते हैं आइडियाज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, ये चीज बड़ी क्रूशियल है। आइसोक्वेंट्स यानी ये वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व है जो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करते इनोवेशन को, दो दे माइट बी यूज्ड टू एनालाइज रिसोर्सेज एलोकेशन आफ्टर इनोवेशन। सिमुलेटेड बाय कंपटीशन एंड कंसंट्रेशन। देखो जो कंपटीशन और इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं इनोवेशन को बूस्ट अप करते हैं, ड्राइव करते हैं। हाई रिस्क इनोवेशन ऑफन इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेलियर। सो इन सभी को एनालाइज करने के बाद ऑप्शन नंबर 1 बीडी इसका करेक्ट आंसर होगा। 48th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट इन डिसाइडिंग अमंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन द मैनेजर्स नीड टू कंसीडर द डिफरेंशियल रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। देखो जो आपका डिसीजन मेकिंग है उसमें एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बेनिफिट है जो आप फॉरगॉन कर रहे हो जब आप एक ऑप्शन को दूसरे के ऊपर चूज करते हो। इकोनॉमिक प्रॉफिट जब आप टोटल रेवेन्यू से सारी कॉस्ट माइनस कर देते हैं इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो ए एंड डी 48th का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो फिक्स्ड और संक कॉस्ट हैं ये ऑलरेडी इनकर हो चुकी हैं, सो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती। जो मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट है और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो एनालाइज करती है जो रेवेन्यू में चेंज आ रहा है और क्या हर एक एडिशनल यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कीमत आपको पड़ रही है, जो बहुत रेलिवेंट है अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करने में। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ये लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आपकी इमीडिएट डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट डालेंगी। 49th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दी, सो इसका जो 48th का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 49th क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर सब्सटीट्यूशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड एमएनसी गुड्स। सब्सटीट्यूशन देखो तब होती है जब इंक्रीज नॉलेज है आपके पास फॉरेन प्रोडक्ट्स की। देखो ग्लोबलाइजेशन, और जब ग्लोबलाइजेशन से एक तो इकोनॉमी ग्लोबल विलेज बन गई और अब जो आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस है वो बहुत इजी है आपके पास, सो इससे जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हो जाते हैं अल्टरनेटिव्स के रिगार्डिंग। लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स के इंप्रूव होने के कारण और ट्रेड में एग्रीमेंट्स के आने के कारण जो इंपोर्ट्स हैं वो अब ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 ENC इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो एडवर्टाइजिंग कंपेन्स हैं ये नहीं ज़रूरत है इनकी अगर आपने अनफैमिलियर फॉरेन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रैवल ये भी लिमिट करता है फॉरेन गुड्स के एक्सपोजर को। टेस्ट ये ग्लोबली कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कल्चरल प्रेफरेंसेस ये कई बार प्रोडक्ट्स की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 50th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ट्राइलेमा ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। देखो जो एक कंट्री होती है वो कैन ओनली अचीव 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 गोल्स साइमल्टेनियसली। 3 गोल्स, तीनों में से एक टाइम पे केवल 2 ही इकट्ठे अचीव किए जा सकते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, देखो जब आप एक्सचेंज रेट को लॉक कर देते हो दूसरी करेंसी के साथ, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, आप इंटरेस्ट रेट्स और को इंडिपेंडेंटली सेट करते हो और मैनेज करते हो मनी सप्लाई को डोमेस्टिकली। फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल,
अलाउ करते हो फ्री फ्लो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का अक्रॉस बॉर्डर। सो ऑप्शन नंबर 1 ABC इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो ग्लोबल रिसेशन और इन्फ्लेशन है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो डायरेक्टली ट्राइलेमा के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकती। 51st क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एट्रीब्यूटेड टू द वीकनिंग ऑफ इंडियन रूपी। जो फैक्टर्स इंडियन रूपी को वीक करते हैं, सबसे पहले तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, जितना हायर इंपोर्ट बिल होगा उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी के लिए डिमांड होगी। वाइडनिंग ट्रेड डेफिशिएंट, देखो जब आपके इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर जाएंगे, इससे जो आपके रूपी है ना उस पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा। रुपी पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, देखो जब इंटरनेशनल ट्रेड को आप रुपीस में सेटल करोगे इंस्टेड ऑफ डॉलर्स या यूरोस, इससे जो डिमांड है रुपी की वो ग्लोबल मार्केट में रिड्यूस होगी। सो ऑप्शन नंबर 1 ABC इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो ओपनिंग रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं और रुपी UPI पेमेंट्स हैं, ये फॉरेनर्स को अलाउ करते हैं कि होल्ड कर सकते हैं और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं वो रुपीस में, यानी पोटेंशियली इंक्रीज होगी डिमांड रुपी की। हाउएवर इनका जो नेट इंपैक्ट है वो डिपेंड करता है कि भाई ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 52 पे चलते हैं। व्हेन अ कंट्रीज करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ रिवर्स रिजर्व करेंसी, द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन विच ऑफ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। देखो कॉन्फ्लिक्ट्स तब अराइज होते हैं जब फर्स्ट तो पॉइंट देखो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी, देखो आप जब इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करते हो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट माइट भी जनरेट हो सकता है क्योंकि आपको एक स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है। डोमेस्टिक फिस्कल पॉलिसी, देखो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन है ये भी कई बार इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट्स पे इंपैक्ट डालती है, इससे टेंशंस क्रिएट हो जाती है रिजर्व करेंसी स्टेबिलिटी को लेके। एक्सटर्नल करेंसी पॉलिसी, देखो जब आप एक्सचेंज रेट को मैनेज करते हो बेनिफिट लेने के, एक्सपोर्ट से बेनिफिट लेने के लिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स के साथ। सो ऑप्शन नंबर 1 ABC इसका करेक्ट आंसर है। जो फॉरेन ट्रेड और इनलैंड ट्रेड पॉलिसीज हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट रिजर्व करेंसी स्टेटस पे नहीं पड़ता। 53rd क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू कंडक्ट exploratory data analysis, which of the following are used by a researcher in a 5-number summary। देखो जो 5 नंबर समरी है EDA के, उसमें सबसे पहले तो मीडियन आता है, यानी जो मीडियल वैल्यू है जब आपने डाटा को सेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज किया। फर्स्ट क्वार्टाइल, देखो द 25th परसेंटाइल, यानी जब आप डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। थर्ड क्वार्टाइल 75th परसेंटाइल हो गया। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है डाटा की रेंज को। सो ऑप्शन नंबर 2 ABDE इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो मीन है उसको आप इंफॉर्मेटिव नहीं मानोगे एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में, जहां आपका डाटा स्क्यूड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54th पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर वाइल अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखो अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एड्रेस करो जो आपके पर्सनैलिटी क्लैशेस आ रहे हैं, इंप्रूव करो कम्युनिकेशन जितनी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स, इंकरेज करो हेल्दी डिबेट्स हों और ट्राई करो कि आपका जो काम करने का तरीका है वो हमेशा शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हो। कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क गेट डन, डिस्कस करो, एग्री करो एफिशिएंट वर्क मेथड्स पे। ऑप्शन नंबर 3 ACE इसका करेक्ट आंसर है। देखो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बैड नहीं होते, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स से बेटर आइडियाज निकलते हैं, और जो अनचेक्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो कई बार आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 55th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। देखो जो आपका प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है इसमें रैंडम असाइनमेंट ग्रुप्स को नहीं होती, लिमिटिंग कॉजनल इन्फ्रेंस होती है। सो इसमें क्या क्या आ जाता है, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, मेजर करो ग्रुप को बिफोर और आफ्टर इंटरवेंशन, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, कंपेयर करो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स आफ्टर ओनली स्टडीज, मेजर करो केवल आउटकम को, इससे क्या होगा, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड अफेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 EBD विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
देखो जो आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है जिसमें आपको कुछ कंट्रोल मिल जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 56 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल एक्शंस आर फॉलो टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज जो यूज की जाती हैं रेजिस्टेंस को कम करने के लिए चेंज को लेके है, उसमें सबसे पहले आती है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन करो क्या रेशनल है चेंज के और एड्रेस करो जो कंसर्न्स राइज हो रहे हैं। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व करो एम्प्लॉयज को चेंज प्रोसेस में, यानी उनको लगे कि वो इसका हिस्सा है। नेगोशिएशन, देखो जब स्टेक होल्डर्स के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जो नेगोशिएशन है वो हेल्प करती है कॉमन ग्राउंड को फाइंड करने में। ऑप्शन नंबर 1 ABC इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो एम्प्लॉय काउंसलिंग है ये माइट हेल्पफुल हो सकती है कुछ केसेस में, बट ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। कोर्जन बैकफायर करेगी और ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। 57 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। IMPS का मेन एम है मोबाइल बैंकिंग को फैसिलिटेट करना, अलाउ करो मोबाइल फोन्स का यूज करो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। फाउंडेशन है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज की। देखो IMPS एक बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर आपने ज़्यादा एडवांस्ड मोबाइल बैंकिंग फीचर्स को यूज़ करना है, इनोवेट करना है उनको। स्पोर्ट्स RBI डिजिटल पेमेंट गोल्स, IMPS अलाइन करते हैं जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वो पुश दे रहा है कि जितना हो सके उतनी कैशलेस ट्रांजेक्शन्स करो। सिंपल पेमेंट्स विद बेनिफिशियरीज मोबाइल नंबर, यूज कर सकते हो मोबाइल नंबर को, ये सिंप्लीफाई करेगा आपका सेंड करना और मनी को रिसीव करना। ऑप्शन नंबर 2 ABCD इसका करेक्ट आंसर है। रिस्ट्रिक्टिंग अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम को ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो जस्ट एक चीज है फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसफर्स को। 58th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो जो की फंक्शंस हैं RBI के, उसमें सबसे पहले आता है बैंक ऑफ इशू। RBI प्रिंट करता है, मैनेज करता है करेंसी जो सर्कुलेशन में है। बैंक्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक्स को जब उनको जरूरत पड़ती है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, रेगुलेट करेगा क्रेडिट फ्लो को इकोनॉमी में अलग अलग मेजर्स का यूज करके। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मैनेज करेगा इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। ऑप्शन नंबर 2 ABDE इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो फिजिकल पॉलिसी है उसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं, ये तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। 59th पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की अजम्पशंस। देखो जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट है ये अज्यूम करता है प्रोडक्ट्स हैव डिस्टिंक्ट स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये 4 स्टेजेस कॉमन है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज डिफर एट ई स्टेज। देखो जो मार्केटिंग, फाइनेंस और जितनी भी स्ट्रेटेजीज जरूरी है वो स्टेज टू स्टेज डिफर करते हैं, उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स हैव लिमिटेड लाइफ, ऑब्वियस बात है क्योंकि एक टाइम पे प्रोडक्ट की सेल्स डिक्लाइन होनी ही होनी है। ऑप्शन नंबर 4 CDE इसका करेक्ट आंसर है। देखो जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेबल नहीं रहते और प्रोडक्ट्स की लाइफ कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती। 68th क्वेश्चन पे चलते हैं। इमोशनल अपील इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील्स बेस्ड ऑन दीज आइडियाज नेमली। देखो इमोशनल अपील्स जो एडवर्टाइजिंग में होती हैं पहले तो वो अटेंशन कैप्चर करेंगी और अटैचमेंट को फोस्टर करेंगी। इमोशंस इवोक की जाती हैं ताकि जो ग्रैब किया जा सके व्यूअर का इंटरेस्ट और एक उसके साथ कनेक्शन बिठाया जा सके। कंज्यूमर्स ऑफन इग्नोर एड्स। देखो जो क्राउडेड एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप है ना, उसको आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्रूशियल है, आपने उसको स्किप नहीं करना। रेशनल अपील्स माइट गो अननोटिस्ड, फोकस करो सोनली ऑन लॉजिक माइट नॉट इनफ टू रेसोनेट विद कंज्यूमर। यानी अगर आप केवल लॉजिक पे ही कंसंट्रेट करोगे माइट भी उसका आपको रिजल्ट ना मिले, आपने टेंशन को ग्रैब करना है। ऑप्शन नंबर 3 CAD इसका करेक्ट आंसर है। कंज्यूमर्स डोंट नेसेसरली वॉच ऑल एड्स और नोटिस ऑल रेशनल अपील्स, इनका इससे साथ कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।